अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोकैरियोट, या जिसको हम मोनेरा का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोकैरियोट या किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो ज़मीन है ये वजूद में आई है तकरीबन 4 बिलियन साल पहले। तो 4 बिलियन साल पहले ज़मीन जब वजूद में आई तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ज़मीन पर सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स थे वो यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रोकैरियोट्स थे। यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट स्टार्ट हुई है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दुनिया में सबसे पहले मौजूद थे और तकरीबन जो एविडेंसेस मिलती हैं एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये जो प्रोकैरियोट्स थे ये उस वक्त से ज़मीन पर मौजूद हैं और ज़मीन के स्टार्ट से लेकर तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स तक इन्होंने ज़मीन पे अकेले ही राज किया है। कोई और ऑर्गेनिज़म ज़मीन पर मौजूद नहीं था। तो इस थ्योरी के मुताबिक यही प्रोकैरियोट यानी कि जो बैक्टीरिया हैं इन्हीं के अंदर एवोल्यूशन हुआ, इनसे प्रोटिस्ट बने। प्रोटिस्ट के आगे 3 बड़े ग्रुप्स थे, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे, कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्ट थे। तो इसी तरह उनसे बलतरतीब फंगस भी आगे एक डेवलप हुई, इसी तरह प्लांट्स डेवलप हुए और इसी तरह एनिमल्स डेवलप हुए। तो इतने ज़मीन से स्टार्ट से लेकर ये ऑर्गेनिज़म तब भी मौजूद थे, ये आज भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ज़मीन पर पास्ट में मौजूद तो थे लेकिन अभी मौजूद नहीं हैं। तो हम जानते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए आपको इस सिस्टम में अडॉप्ट होना पड़ता है। तो इनकी सक्सेस की वजह इनकी अडॉप्टेशंस हैं जो कि हर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो इनकी सक्सेस की वजह यही अडॉप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये ज़मीन पर आज भी हर हिस्से में पाए जाते हैं। तो हम इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे तमाम जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हों उनको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो ये जो लफ्ज़ प्रोकैरियोट है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्रो और दूसरा है कैरियन। प्रो से मुराद है बिफोर और कैरियन से मुराद है न्यूक्लियस, यानी कि वो तमाम जानदार हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो आप देखते हैं कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस से पहले की जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो उसका जीनोम है, जो उसका डीएनए है वो उसके सेंटर में फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है यू बैक्टीरिया और एक है आर्कियोबैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जो आज हम ज़्यादातर जिन बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो यू बैक्टीरिया हैं। और आर्कियोबैक्टीरिया का लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है जो पास्ट में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे उनके लिए। तो डिस्कवरी सबसे पहले एंटनी वैन लीeuwenhoek इस बंदे सॉरी इस बंदे ने सबसे पहले जो बैक्टीरिया को था वो डिस्कवर किया था। इसने अपनी माइक्रोस्कोप एक डिज़ाइन की हुई थी और ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस थे उनको अपनी माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करता था। तो सबसे पहले इसने बारिश का जो पानी था उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसके अंदर इसको छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। ठीक है, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि वो एनिमल के करैक्टर था, मूव कर रहे थे, ग्रीन नहीं थे, तो उसको इसने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एनिमल और मालिक्यूल्स। तो बहुत छोटे थे इसलिए इसने नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि सबसे पहले इनको पाया गया बारिश के पानी में, लेकिन जब इसने बाकी सब्सटेंसेस का जो है वो मुआयना किया, लाइक स्लाइवा, लाइक विनेगर और बहुत सारे इन्फ्यूजन्स में और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस में, तो ये हर जगह पर वहाँ पर ये इनको मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड प्रोकैरियोटिक सेल जो एक बैक्टीरियल सेल है, इसको आगे जाके हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। बाहर कैप्सूल होता है, इसके अंदर सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, पाइली मौजूद है, फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए, और वो
तमाम स्ट्रक्चर्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक इसमें करैक्टर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो लुइस पास्चर या फ्रेंच, ही वाज अ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो लुइस पास्चर का भी बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है इसमें भी लुइस पास्चर का नाम भी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर जो बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस है ये पास्चर ने भी इसको वेरीफाई किया और प्रूव किया। इसने एंथ्रॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन भी डेवलप की। ठीक है, फाउल कॉलेरा जो परिंदों के अंदर ये बीमारी है, रेबीज़, तो ये मेजर डिजीज़ हैं जो कि माइक्रोब से ही रिलेटेड हैं, जिसमें सबसे पहली बीमारी एंथ्राक्स ये तो प्योरली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, इंसानों में भी ट्रांसमिट होती है। तो पास्चर ने इसको इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की और सारा इसको स्टडी किया कि ये वाकई ही एक बैक्टीरिया की वजह से होती है और इसका इलाज भी उसने बताया। इसके बाद पास्चर ने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया जिसको पास्चराइजेशन के नाम से आप जानते हैं आज। और दुनिया के अंदर जितनी भी इस वक्त जो कैंड फूड आपका आता है या जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह, यानी कि पैकिंग में जो आपका जितना भी फूड आता है वो सारे का सारा पास्चराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो पास्चराइजेशन में होता क्या है कि आपके खाने को एक ख़ास टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर हल्का टेम्परेचर दिया जाता है, फिर ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और मेनली वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें रॉबर्ट कोच का भी नाम आएगा। रॉबर्ट कोच ने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी, वो थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। यानी कि आज की जितनी भी वैक्सीनेशन का जो सारा आपका सिस्टम डिज़ाइन हुआ है वो सारा का सारा ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज जो हम मॉडर्न मेडिसिन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट कोच ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने देखा कि एक जो शीप है ये एंथ्राक्स की वजह से मर गई है। लोगों को पता था कि ये बीमारी है एंथ्राक्स की वजह से जानवर मर जाता है, लेकिन किस वजह से है ये नहीं पता था, इससे क्या होता है नहीं पता था। ठीक है, और किस तरह से इन्फेक्ट करती है ये बिल्कुल नहीं पता था लोगों को। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया, जो एक मरी हुई शीप थी जो कि एंथ्राक्स की वजह से मर चुकी थी, उसने इसका ब्लड सेपरेट किया, शीप से ब्लड लिया और उस ब्लड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया तो उसने देखा कि इसके अंदर रॉड शेप बैक्टीरिया मौजूद है। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई कि इस बीमारी की जो वजह है ये यही बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस मौजूद भी नहीं था। उस वक्त की जो रिसर्च थी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पर थी, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बैक्टीरिया की वजह से ही इसकी डेथ हुई है। तो सिर्फ एक शीप से उसने ये नतीजा ख़ज़ नहीं किया, बहुत सारी शीप्स का उसने जब टेस्ट किया तो उनके ब्लड को टेस्ट किया तो सब के अंदर ये चीज़ कॉमन आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वाकई कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही है जो जिसकी वजह से ये इन्फेक्टेड के अंदर ही मौजूद है। तो उसने कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में वो उसके एक्सपेरिमेंट के जो उसने कंक्लूड किया कि वाकई ये जनाब इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हैं जिस वजह से इन जानवरों की मौत वाक़या हो रही है। तो उसने एक जनरल प्रिंसिपल जो था जर्म थ्योरी वो बनाई। अब इसकी जर्म थ्योरी उसके मुताबिक क्या है कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म जो है वो हमेशा उस जानदार के अंदर पाया जाएगा जिसकी वजह से वो बीमारी है। मसलन एक बंदे को उस वक्त की अगर शीप की मिसाल ले लें तो उस शीप को अगर वो एंथ्राक्स की वजह से मर रही है तो वो बैक्टीरिया जो कि एंथ्राक्स पैदा करता है वो उसके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप उसको मॉडर्न दौर में लेकर आएँ तो फ़र्ज़ करें कि आप उसको एड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें कि एक बंदे को एड्स है या एक बंदे को कोरोना वायरस है, तो जनाब उस बंदे को कोरोना हुआ है तो आप देखेंगे कि उस बंदे के अंदर जो कोरोना वायरस है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। और The organism can be isolated and grown in pure culture in lab। तो बैक्टीरिया के हवाले से अगर बात करें तो उसने बाकायदा उन बैक्टीरिया को वहाँ से अलग किया और लैब के अंदर ग्रो भी करवाया। उसके बाद ये जो आप लैब के अंदर वो ग्रो करवा रहे हैं, जो जानदार बैक्टीरिया मल्टीपल करवा रहे हैं, अगर आप किसी सेहतमंद इंसान को या किसी ससेप्टेबल एनिमल को वो इंजेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर बीमारी भी पैदा करेंगे। ठीक है, और उस बीमार शख्स से आप दोबारा वो जो बैक्टीरिया हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने क्या देखा, बीमार जानदार के अंदर वो एनिमल मौजूद होंगे,
वो उन एनिमल को आप उन बैक्टीरिया को आप अलग कर सकते हैं और उन बैक्टीरिया को आप ग्रो भी करवा सकते हैं। और उन बैक्टीरिया को जब आप दोबारा किसी सेहतमंद बंदे को इनोकुलेट करेंगे तो उस बंदे के अंदर भी बीमारी जो है वो पैदा हो जाएगी। अब रॉबर्ट कोच और इसके जो कलीग्स थे, इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की इस जर्म थ्योरी के हवाले से। यानी कि इस जर्म थ्योरी को बनाने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च वर्क था जो कि लैब के अंदर था, माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर था। तो माइक्रोबायोलॉजी की कुछ टेक्निक्स हैं वो उन्होंने डेवलप की। और वो टेक्निक कौन सी हैं जनाब? इनोकुलेशन की टेक्निक्स उन्होंने बनाई कि किस तरह से ये जो जर्म्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं ये इंजेक्ट किए जा सकते हैं, इनोकुलेट किए जा सकते हैं किसी हेल्दी पर्सन के अंदर या किसी एनिमल के अंदर। आइसोलेशन, किस तरह से ये जो बैक्टीरिया हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी पैदा कर रहा है या कोई फंगस है, उसको किस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन से अलग किया जा सकता है। मीडिया प्रिपरेशन, ये तमाम जो हमारे पास कल्चर्स होते हैं, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक इसी एंथ्राक्स के केस में देखिए कि बैक्टीरिया हमने सेपरेट किया। इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए आपको मीडियम चाहिए, आपको एक मीडिया सोर्स चाहिए, यानी कि आप जिस तरह टिश्यू कल्चर लैब में आप इस्तेमाल करते हैं मीडियम, इसी तरह ये जो आपका मेंटेनेंस है कल्चर, इनको किस तरह से आपने मेंटेन करना है। मसलन बैक्टीरिया हैं, इनको एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की। उसके बाद हम बात करते हैं जी अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जनाब इन शॉर्ट अगर एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाए, एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पर मौजूद हैं। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। स्टेरलाइज्ड अगर आप कोई जगह कर देते हैं तो वहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन बाकी हर जगह पर ये मौजूद होंगे। ये पानी के अंदर हैं, ये हवा के अंदर हैं, ऑयल डिपॉजिट के अंदर हैं, इवन हॉट वाटर स्प्रिंग जिनका टेम्परेचर तकरीबन 120 के करीब होता है, तो उसके अंदर भी ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर कौन से होंगे? हर एक बैक्टीरिया की टाइप मुख्तलिफ है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, कुछ ड्राई कंडीशंस में, इस तरह कुछ ऑयल डिपॉजिट्स में। अब जो जो आपके पानी के ज़खायर हैं, जहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं, उनके अंदर भी बैक्टीरिया हैं। आपको हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को पसंद करते हैं तो वहाँ पर होंगे। तो ये इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हैं। अगर साइज़ के हवाले से बात करें तो साइज़ भी इसी तरह वेरी करता है। साइज़ इनका जनरली रेंज करता है 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर्स तक। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं वो नैनोमीटर में भी हैं। मसलन 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक बैक्टीरिया का साइज़ भी मौजूद है जो कि स्मॉलेस्ट हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं ये लार्जेस्ट जो हमारे पास वायरसेस हैं उनके साइज़ के बराबर हैं। हमने वायरसेस पीछे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इस तरह इकोलाई जो कि एक बैसिलस होता है, इसका जो एवरेज साइज़ है ये तकरीबन 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर ये विड्थ में होता है, और 2.0 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर ये लेंथ में होता है। इसके बाद कुछ स्पायरोचीट्स जो हैं वो ओकेजनली 500 माइक्रोमीटर तक भी लेंथ में पहुंच जाते हैं, साइज़ पे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली कुछ बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं स्टर्जन फ़िश के स्टमक के अंदर, और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये ह्यूज हो सकते हैं। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बाज़ औक़ात 600 नैनोमीटर से लेकर 600 बाई 80 नैनोमीटर ये बड़े भी हो सकते हैं, लिटिल स्मॉलर दैन प्रिंटेड हाइफन। तो जनाब इनका साइज़ तकरीबन जो प्रिंटेड हाइफन है उसके साइज़ के बराबर भी हो सकता है। तो ये भी अब वाज़ह हो गया कि कुछ बैक्टीरिया जो है उनका जो साइज़ है वो वाकई आपके जो नॉर्मल होते हैं सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, उनसे भी बड़ा हो चुका है। इसके बाद हम बात करें किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर नेक्स्ट शेप्स के बारे में, तो बैक्टीरिया की 3 तरह की शेप्स हैं जनरली, कोकाई, बैसिलस और तीसरी होती है स्पाइरल। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली ये ज़्यादा आसान है। तो कोकाई की पहले बात करते हैं, इसकी मिसालें यहाँ पर सामने मैंने राइट लिख दी हैं। ठीक है, अब पहले सबसे बात करते हैं कोकाई के बारे में। कोकाई के अंदर डिफरेंट शेप्स हैं। अगर सिंगल एक ही बैक्टीरिया है, राउंड शेप में है, तो कोकस कहलाएगा, और अगर वो 2 हैं तो उनको डिप्लोकोकस कहेंगे, और अगर वो 4 हैं तो वो टेट्रॉड कहलाएगा। और अगर डिवीजन बैक्टीरिया में इस तरह से है कि वो 3 डायमेंशनल है और तादाद उनकी 8 है तो उसको सार्सिना कहेंगे। और अगर बैक्टीरिया की जो डिवीजन है वो बिल्कुल रैंडमली हुई है, एक अंगूर के जिस तरह गुच्छा होता है, तो उसको हम स्टेफ्लोकोकस भी कहेंगे। और अगर वो चेन की फॉर्म में है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देंगे।
इसी तरह दूसरी की बात करते हैं, बेसिलस रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, सिंगल होगा तो बेसिलस कहेंगे, दो होगा तो डिप्लोबैसिलस कहेंगे। याद रखिएगा ये डिप्लोबैसिलस की शेप इस तरह से होगी, एक इस तरह रॉड शेप और एक इस तरह बैक्टीरिया हुए तो इसको हम डिप्लोबैसिलस नहीं कहेंगे, इस तरह हो बैसिलस इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और अगर चेन में होंगे तो सेम स्ट्रेप्टोबैसिलस, और अगर इस तरह से अरेंजमेंट होगी, बहुत सारे बैसिलस होंगे तो इसको पेलिसेड्स कहेंगे। और अगर आपका रॉड शेप बैक्टीरिया थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में हो तो उसको कोकोबैसिलस का नाम देंगे। और अरेंजमेंट में तीसरी आ जाती है जी आपकी स्पाइरल में ये स्पायरोचीट फॉर्म कहलाती है, और इस तरह की अगर फॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो उसको स्पाइरेला कहेंगे, और अगर इस तरह कॉमा शेप होगा तो उसको आप विब्रियो कहेंगे। तो ये था बैक्टीरिया की जो इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करें। तो ये एक बॉक्स यहाँ पर एक और भी मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी इन फॉर्म्स के अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं, मसलन ट्राइकोम फॉर्मिंग भी होते हैं, शीदित बैक्टीरिया भी होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, स्क्वायर शेप भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टार शेप भी एग्जिस्ट करते हैं, स्पिंडल शेप और लोब्ड और फिलामेंटस, यानी कि अनगिनत इनकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेनली दिखाए गए हैं नॉर्मली ज़्यादातर इसी फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के भी मौजूद बैक्टीरिया के देखे गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।